लेकिन टीटू हर बार वही कहानी दोहराता, कभी रोता, कभी कहता मुझे मेरे घर ले चलो। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन। पहले घर वालों ने सोचा बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। सोचिए, एक 3 से 4 साल का बच्चा अचानक अपने माँ बाप से कहे कि ये मेरा असली घर नहीं है, मेरी एक पत्नी है और मेरे बच्चे हैं और मुझे गोली मारकर मार दिया गया था। आप क्या करेंगे? हंसेंगे या डर जाएंगे या उसकी बात पर यकीन करेंगे? जी मेरा फोटो है सुरेश का, पहले का ये जे आपको है तो कुछ का उड़ी गई जगह। नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काट था मैंने तो पहले खिंचवाया। अच्छा, काहे के लिए? आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे चर्चित केस की, टीटू सिंह का केस। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म का सबूत मानते हैं, कुछ इसे एक अजीब इत्तेफाक या मनोवैज्ञानिक कहते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को बिना बढ़ा चढ़ाकर जितना डॉक्यूमेंटेड है उतना ही समझाने की कोशिश करेंगे। 1990 के दशक में आगरा के पास एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था, टीटू सिंह। शुरू के कुछ साल बिल्कुल आम बच्चों की तरह गुजरे, लेकिन जब टीटू लगभग 3 से 4 साल का हुआ तब उसने अपने माँ बाप से कुछ ऐसी बातें करने शुरू कर दी जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। पहले घर वालों ने सोचा बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। एक दिन उसने कहा मेरा नाम टीटू नहीं है, सुरेश है। परिवार ने फिर भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने और डिटेल देनी शुरू कर दी। उसने दावा किया कि पिछले जन्म में उसका नाम सुरेश वर्मा था। वह बाद नाम के कस्बे में रहता था, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने कहा कि उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। अब जरा सोचिए, एक इतना छोटा सा बच्चा जिसने कभी बाद कस्बे का नाम तक नहीं सुना था, वो इतनी डिटेल्स में बातें कैसे कर रहा था? क्या ये सिर्फ कल्पना थी या कुछ और? यही सवाल धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगा। शुरू में घर वालों ने उसे डांटा, कहा ऐसी बातें मत कर, लेकिन टीटू हर बार वही कहानी दोहराता, कभी रोता, कभी कहता मुझे मेरे घर ले चलो। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक टीटू के शरीर पर जन्म चिन्ह भी थे, जिन्हें कुछ लोग उसके दावे से जोड़कर देखते थे, लेकिन ऐसे दावों को लेकर एक्सपर्ट की अलग अलग राय है और जिन्हें पुनर्जन्म से साइंटिफिक प्रूफ नहीं माना जाता। परिवार के लिए ये सब समझाना मुश्किल था। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला किया कि टीटू की बातों की सच्चाई जानने की कोशिश की जाए, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसने इस केस को पूरे देश में मशहूर कर दिया। टीटू की बातें दिन बर दिन और इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। वह सिर्फ नाम ही नहीं बताता था, उसके घर के आसपास क्या था और उसके परिवार में कौन कौन थे। परिवार ने पहले कभी बाद कस्बे का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी एक बार चलकर देखने में क्या हर्ज है। आखिरकार फैसला हुआ, टीटू को बाद ले जाया गया। बाद की तरफ जब गाड़ी कस्बे के पास पहुंची तो रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटू का वर्ताव बदलने लगा। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बार बार कह रहा था इधर से चलो, यह रास्ता गलत है। कुछ लोगों का दावा है कि उसने कुछ मोड़ और गलियों की तरफ इशारा भी किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बात के अलग अलग वर्जन मिलते हैं। हर सोर्स एक जैसे डिटेल नहीं बताते, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि टीटू को बाद ले जाने के बाद लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि वहां वाकई सुरेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था और कुछ साल पहले उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। यह बात सुनकर टीटू के परिवार के होश उड़ गए। अब तक उन्हें लग रहा था कि शायद बच्चा कहानी बना रहा है, लेकिन नाम और मौत की परिस्थिति मिलने से लोग और हैरान हो गए। परिवार से मुलाकात। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब टीटू की मुलाकात सुरेश वर्मा के परिवार से कराई गई तो उसने कुछ लोगों को पहचानने का दावा किया। उसने एक महिला की तरफ देखकर कहा कि यह मेरी पत्नी है। वहां मौजूद लोग एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उसने कुछ और रिश्तेदारों के बारे में भी बातें करी।
कुछ लोगों का कहना था कि उसमें से कई बातें सही निकली, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि इन दावों को सभी लोग एक जैसे तरीके से नहीं एक्सेप्ट करते। केस से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स में यह भी जिक्र मिलता है कि टीटू ने घर के कुछ हिस्सों और सामान के बारे में ऐसी बातें कही जो लोगों को हैरान कर गई, लेकिन इनमें से कई डिटेल्स अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग तरीके से बताई गई हैं। इसलिए ये कहना सही होगा कि इस केस के कुछ पहलू डॉक्यूमेंटेड हैं, जबकि कुछ ओरल अकाउंट्स और लोकल घटना पर आधारित हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये था, अगर टीटू सच बोल रहा था तो उसे ये सब कैसे पता था, और अगर वो गलत था तो इतनी सारी बातें एक साथ मिल कैसे गई। यही वजह थी कि यह केस धीरे धीरे रिसर्च की नज़र में भी आया। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म की मजबूत उदाहरण मानने लगे, जबकि दूसरे लोग कहते थे कि पहले से मिली जानकारी, यादों की गलत व्याख्या या अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। खबर पूरे देश में फैल गई। जैसे जैसे इस केस की चर्चा बढ़ी, वैसे वैसे मीडिया और रिसर्च की भी नज़र इस केस पे पड़ी। कई पत्रकारों ने टीटू और उसके परिवार से बात की। लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, एक ही छोटे से बच्चे को इतनी डिटेल्स में बातें कैसे पता हो सकती है। इसी वजह से यह केस भारत के सबसे मशहूर पुनर्जन्म केस में से एक बन गया। पुनर्जन्म से जुड़े दावों के अध्ययन करने वाले कुछ रिसर्च ने इस केस में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने टीटू के स्टेटमेंट और परिवार के बयान और उपलब्ध जानकारी का अध्ययन किया। कुछ रिसर्च का मानना था कि इस केस में ऐसी बातें थी जिन्हें सीधे सीधे नजरअंदाज करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने भी इसे पुनर्जन्म का फाइनल साइंटिफिक प्रूफ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि यह एक इंटरेस्टिंग और बेकार केस है जिसे स्टडी की जरूरत है। अब दूसरी तरफ देखिए, मॉडर्न साइंस के मुताबिक आज तक पुनर्जन्म को प्रूफ करने वाला कोई यूनिवर्सली एक्सेप्ट साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। साइकोलॉजिस्ट और कुछ संभावित जानकारी देते हैं, जैसे बच्चे ने कहीं से कुछ जानकारी सुन ली हो, बड़े लोग अनजाने में कुछ हिंट्स दे देते हैं, या फिर कोइंसिडेंस और सिलेक्टिव मेमोरी की वजह से कुछ बातें ज्यादा याद रह जाती हो। यानी साइंस अभी भी इस केस को मिस्ट्री मानता है, लेकिन प्रूफ नहीं है। आज टीटू सिंह का केस क्यों याद किया जाता है? इस केस की सबसे बड़ी वजह सिर्फ पुनर्जन्म का दावा नहीं है, बल्कि यह है कि इसने लोगों के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इंसान की यादें सिर्फ दिमाग तक सीमित होती है, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं हो सकता है। टीटू सिंह का केस एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस हो सकता है। इसके पीछे कोई साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेनेशन हो जो अभी पूरी तरह समझ में ना आई हो, और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग इसे अपने धार्मिक विश्वास के हिसाब से देखें। लेकिन एक बात पक्की है, इस केस ने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर किया, और शायद इसी वजह से इतने सालों बाद भी टीटू सिंह का नाम जब भी लिया जाता है, एक ही सवाल फिर से जिंदा हो जाता है, क्या पुनर्जन्म वाकई होता है? साल बीत गए, टीटू सिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जैसे अक्सर ऐसे केस में बताया जाता है, उसके पिछले जन्म से जुड़ी यादें धीरे धीरे कम होने लगी। जो बच्चा कभी रोज कहता था मुझे मेरे घर ले चलो, अब वह बात उतनी बार नहीं दोहराता था। उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक आम इंसान की तरह आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसके केस ने एक ऐसे सवाल छोड़ दिए जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अगर यह सिर्फ एक बच्चे की कल्पना थी तो उसने इतनी डिटेल में बातें कैसे बताई, और अगर यही वाक्य में पुनर्जन्म था तो साइंस अभी तक इस बात को साबित क्यों नहीं कर पाया? यही वजह है कि आज भी जब टीटू सिंह का नाम लिया जाता है, लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि यह पुनर्जन्म का सबसे मजबूत केस है, और दूसरी तरफ वो जो मानते हैं कि हर रहस्य का एक लॉजिकल जवाब होता है, चाहे हमें अभी ना पता हो। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद यह नहीं है कि टीटू सिंह कौन था, बल्कि यह है कि उसकी कहानी सुनने के बाद हर इंसान अपने आप से एक ही सवाल पूछता है, क्या मौत वाकई अंत है, या कहीं ना कहीं किसी और रूप में कहानी दोबारा शुरू होती है? शायद इसका जवाब साइंस एक दिन दे दे, या शायद कभी ना दे। लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलता, टीटू सिंह का केस भारत का सबसे चर्चित और रहस्यमय केस में से एक माना जाएगा। और हो सकता है आज से कई साल बाद जब कोई पुनर्जन्म की बात करे तो सबसे पहले नाम जो लोगों के दिमाग में आए
टीटू सिंह। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इस कहानी पर यकीन कीजिए और ना ही ये कह रहा हूं कि इसे झूठ मान लीजिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इसको जितना डॉक्यूमेंटेड है उतना आपके सामने रखा जाए। अब फैसला आपका है, क्या टीटू सिंह का केस पुनर्जन्म का सबूत था या एक रहस्य जिसका जवाब हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही रियल मिस्ट्री, क्राइम और अनएक्सप्लेनेड केस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही रहस्यमय कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।